अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी टॉक शॉक के साथ। मेरे साथ एजाज़ सैयद हैं। आसिफ बशीर चौधरी आज छुट्टी पे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास बड़ी दिलचस्प खबरें हैं एजाज़ सैयद साहब के पास। एक तो इलेक्शन डे के हवाले से है कि क्या कोई दहशत गर्दी हो सकती है या कोई लड़ाई झगड़े के हवाले से खुफिया इदारों की क्या रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे, एजाज़ सैयद के पास एक और ख़बर है कि एक जमात को दहशत गर्दी के इल्ज़ाम के ऊपर बैन हुकूमत करने जा रही है। वो कौन सी जमात है और उसकी क्या तफसीलात हैं, प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि आज नवाज शरीफ की तरफ से पूरे अखबारात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक इश्तिहार दिया गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये जो आज इश्तिहार दिया गया है कि कौम की जो है वो नवाज शरीफ है वज़ीर आज़म, वो किस बुनियाद के ऊपर था और इन्होंने जो एक इंटरनल सर्वे करवाया मुस्लिम लीग नून ने, उसके क्या नताइज हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एजाज़ सैयद साहब ने मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक कैंडिडेट, इस्लामाबाद में वाहिद कैंडिडेट थे NA46 से, उनसे बातचीत की है। उसके ऊपर भी तफसीलात जो है वो आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देख सकते हैं। एजाज़ साहब, आप सबसे पहले जो आज इलेक्शन के हवाले से आपके पास बड़ी एक अहम मालूमात हैं कि इलेक्शन डे वाले दिन कोई दहशत गर्दी का कोई ख़तरा हो सकता है या उसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा किसी पोलिंग स्टेशन के हवाले से, जो खुफिया इदारे हैं उनकी क्या रिपोर्ट्स इस हवाले से आई हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां की हैं? अच्छा फ़खर, मैं ना ये वजारत दाखिला में ये सारी चीज़ें आती होती हैं, होम डिपार्टमेंट्स भेजते होते हैं। ज़ाहिर है हम जो मालूमात दे रहे हैं ये सरकारी मालूमात हैं, सरकारी ज़राए से हासिल की गई मालूमात है। हमें ज़ाहिर पहले से पता तो नहीं होता ना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसके ऊपर दो आस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि वजारत दाखिला ने जो सूबाई पुलिस है और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनकी मदद से एक पूरा सर्वे किया है। पूरे मुल्क में सर्वे हुआ है। उस सर्वे के तहत पूरे मुल्क में अगर आप देखें, मैं कुछ डाटा भी यहाँ से यूज़ करूँगा जो कि बड़ा बहुत अहम है। उस सर्वे में मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको सेंसिटिव या हसास करार दिया, नॉर्मल, सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव करार दिया गया। उसका डाटा तो मैं एक आम अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ कि वो है क्या। लेकिन और जाहिर है जहाँ पर सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी तैनात किया गया है। फौज को और उसके फौज को भी, जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनको, पुलिस को अलर्ट रखा गया है। पुलिस फ्रंट पे होगी, फौज और सिविल आर्म फोर्सेस वो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर, QRF के तौर पर वो यूज़ होंगे। ये आपको पहले हम बता चुके हैं कि 1 लाख से ज़ायद 1,67,000 के करीब जो है फौजी जवान जो है वो तैनात होंगे। अब चारों सूबों में मैं बता देता हूँ, पहले तो ये डाटा बता देता हूँ कि सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव कौन से हैं और फिर मैं वो जो आपने बेसिक सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। इस वक्त पंजाब में जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हैं वो है 49,811। 49,811, 50,000 के करीब है। 50,000 के करीब है। इनमें जो नॉर्मल है वो 30,121 नॉर्मल है जिनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसिटिव जो है वो 14,066 है। जो कि सेंसिटिव है, जहाँ पर ख़तरा हो सकता है। हाईली सेंसिटिव जो है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कोई वाक़या हो सकता है, वो है 5,624 पोलिंग स्टेशन। अच्छा, इसमें ना कैटेगरीज जो सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव है, उसका अगर कोई हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बता सकें कि ये क्या कोई हाईली जो सेंसिटिव होते हैं उसमें दहशत गर्दी का ज़्यादा खतरा हो सकता है, जो सेंसिटिव है उसमें क्या सियासी जमातों की आपस में लड़ाई झगड़े का खतरा हो सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। हर ज़िले की लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, मुख्तलिफ कमेटियाँ डिप्टी कमिश्नर ने बनाई होती हैं जो कि कमिश्नर्स को भी रिपोर्ट देती हैं, होम डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट देती हैं। इनको डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियाँ भी कह सकते हैं आप, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज़। इसको हेड तो डिप्टी कमिश्नर करता है, लेकिन इसमें हर ज़िले में जो तैनात हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, स्पेशल ब्रांच के लोग, ISI के लोग, MI के लोग, वो भी इस कमेटी का मेंबर होते हैं और वो अपनी अपनी मालूमात और अपनी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करते हैं कि जी कौन कौन सा इलाका या कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं वो ख़तरा
पैदा कर सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कमेटियाँ जो हैं वो रिपोर्ट देती हैं होम डिपार्टमेंट को, चीफ सेक्रेटरीज को, मरकज़ में वजारत दाखिला को, और जो इंटेलिजेंस के जो मुतल्लिका जो जितने भी इदारे हैं वो अपनी अपनी देते हैं। ठीक है। तो उसमें कैटेगरी क्या किया, एक तो नॉर्मल है जहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है। सेंसिटिव क्या है, जहाँ पर मसला हो सकता है क्योंकि फलां लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें सियासी लोग जो कि वायलेंट हैं वो भी हो सकते हैं, और इसमें मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं, या जिन्हें कहें कि बस्ता बे के बदमाश जो जिस इलाके में ज़्यादा हैं और वो एक्टिव हैं, उनको भी ये नोट करते हैं। ठीक है। तो ये सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव की तकसीम ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो, इलेक्शन से पहले कोई झगड़ा हो गया है, इलेक्शन से पहले कोई खुदा न खासा कत्ल गारत गिरी हो गई है, तो वो भी कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है सियासी जो बिल्कुल, तो ये सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव वो है। और या फिर दहशतगर्द जमातों की प्रेजेंस वहाँ पर है, या माजी में टारगेट करते हैं, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। तो पंजाब में मैंने आपको बता दिया 5000 जो हैं हाईली सेंसिटिव हैं और 14000 सेंसिटिव हैं। जी, 14,066 वो सेंसिटिव हैं, 5,624 हाईली सेंसिटिव हैं। इसीलिए इसी तरह सिंध में चले जाएं तो सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पे। इनमें नॉर्मल हैं 6,776, जो सेंसिटिव हैं वो हैं 8,030, बड़ा नंबर है, और 4,430 हाईली सेंसिटिव है। ये अगर पंजाब से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव सिंध में जी, 5,000 50,000 में से हैं और 19 में से 4,000 है। अच्छा, अब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में कुल हैं 15,326 जो पोलिंग स्टेशन हैं, और खैबर पख्तूनख्वा खतरे के एतबार से मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा 15,326 में 5,662 नॉर्मल है, 5,497 जो हैं वो सेंसिटिव हैं, और 4,265 ये हाईली सेंसिटिव है। अब परसेंटेज अगर निकालें ना तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, 30% जी जी वो है। अच्छा, अब बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में ए और बी इलाके हैं, आपको पता है। ए और बी एक वो इलाके हैं जहाँ पर बाकायदा हुकूमती सिस्टम है, बी के इलाके हैं जहाँ के हाईली डिस्टर्ब्ड हैं, जी डिस्टर्ब्ड है, जहाँ पे पुलिस भी प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं। तो बलूचिस्तान में जो ए इलाके हैं 2,885 उनके पोलिंग स्टेशन है। इनमें 598 जो है वो नॉर्मल हैं, 1,221 जो है सेंसिटिव हैं, 1,066 जो है वो हाईली सेंसिटिव है। जो बलूचिस्तान के बी कैटेगरी है उसमें 2,181 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, 318 नॉर्मल हैं, 816 सेंसिटिव हैं, और 1,047 जो है हाईली सेंसिटिव है। मतलब 50% जो है इसमें हाईली सेंसिटिव है। और इस्लामाबाद में अगर आए तो इस्लामाबाद में 990 कुल पोलिंग स्टेशन हैं। कुल पोलिंग स्टेशन में से 551 मोर देन 50 वो नॉर्मल है, 135 सेंसिटिव है, और 304 जो है वो हाईली सेंसिटिव है। तो ये अगर टोटल निकाला जाए तो पूरे मुल्क में जो 90,777 पोलिंग स्टेशंस में से 16,766 जो है वो हाईली सेंसिटिव है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अब आ जाते हैं क्विकली उसके ऊपर कि क्या इलेक्शन के दिन किसी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद है। तो बिल्कुल ख़तरा मौजूद है। इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी से रिलेटेड भी है, जो आपस में हो, दहशतगर्दी से भी रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो बाहमी सियासी पोलराइजेशन की वजह से लड़ाई झगड़े का ख़तरा है। अच्छा, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये मुख्तलिफ एनालिसिस हैं, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में मैं बात करूँ, दहशतगर्दी का भी ख़तरा है, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से, और ये जो ज़्यादा ख़तरा है वो KPK और पंजाब में। तो ये बाहमी से जो लग रहा है, आप जो इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे एक 9 मई टाइप का एक वाकया आया था, ये उसी तरह का खतरा आप इंडिकेट कर रहे हैं। और इस हवाले से काफ़ी आपको पता है कल खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो लकी मरवत में जो गाड़ियां जलाई गई और जो पुलिस का एक वाकया हुआ है, ये भी एक बड़ा सेंसिटिव वाकया हुआ है। तो इसी नौयत के वो हो सकते हैं। अच्छा, 2 तरह के वाकये हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। एक DI खान में पुलिस पर ने वो किया, शहीद कर दिए हमारे पुलिस के जवान, एक वो हुए हैं। और ये जो लकी मरवत में हुआ है, लकी में जो हुआ है, ये तो पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो किया गया है। तो ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है इसकी बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है 9 मई जैसे 9 मई मैं नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ 9 मई नहीं, ये देखें ये पॉलिटिकल राइवलरी में आएगा ना, कि इलेक्शन के
पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई झगड़ा हो सकता है, कोई इस तरह की बात हो सकती है। तो 9 मई का तो ये था ना कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वो अंडर अटैक आई थी। इसमें मुझे नहीं लेकिन ये लगता भी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, आप मिलिट्री को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। नहीं मैं मतलब नहीं ये मैं पोलिंग स्टेशन भी हुकूमत की ही प्रॉपर्टी होंगे अगर मैं उधर। अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो 9 मई का, मैं इसलिए मैंने बात की कि 9 मई का जो रिस्पांस था या रिएक्शन था वो मिलिट्री ने किया था। जो सिविल अदारे हैं उनका रिस्पांस इतना आप ये कह लें ना कि वो इतना सख्त रिस्पांस नहीं करते, वो अपने तरीके से चीज़ों को नहीं, डील मैं 9 मई इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि वो पीटीआई की तरफ से ज़्यादा वो एक किया गया था, तो इलेक्शन डे भी ये उसी के ज़्यादा वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पीटीआई वाले ज़्यादा एजिटेट कर अब सकते हैं। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वही रह गए ना, वही ठीक है? एजिटेट कर सकते जी हैं मतलब। वो एजिटेट कर सकते हैं। मैं असल में आप वो पीटीआई को डॉग में खड़ा कर रहे हैं तो मैं उसको चाह रहा था कि वो ये कर सकते नहीं, मतलब वो क्लियर पीटीआई जो हमारी ऑडियंस है उसको भी ताकि वो देखिए जी, बाज़ औक़ात वो पीटीआई इस करते हैं, वक्त पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है, वो गुस्से में है, एजिटेट कर वो सकता है वो। एजिटेटेड है, वो गुस्से में है। अच्छा ये बात तो ये हो गई ना। अब आप मैं बैन करने के हवाले से उसको अच्छा बाद में करते हैं। मैं ये आज कह जो रहा हूँ बाद में करें, आप पहले ये बताएं ना कि आज तो अखबारात जो खोले तो वो तो नवाज शरीफ साहब का नोटिफिकेशन आज ही कर दिया उन्होंने अच्छा, इस पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्या वाकई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हो गया है, और क्योंकि बड़ी मिसलीडिंग सी एक वो उसमें सूरत में जो इश्तिहार था। तो इस हवाले से फिर मैंने कुछ अपने जो ज़राए हैं उनसे भी बात की कि क्या ये इतना शोर कैसे हो गया और इतनी सर्टेनिटी के साथ ये इश्तिहार दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ, शुक्रिया कौम का, और फिर उन्होंने आगे जो वो बताया हुआ है। तो जो मेरी मालूमात हैं शाहजी, इसमें मुस्लिम लीग नून जो है ना वो 3 तरह के वो कराती है, सर्वे कराती है अपने जो इलेक्शन से पहले। ठीक है। एक सर्वे ये कराते हैं जब ये उम्मीदवार को जो टिकट्स देते हैं ना, उस टाइम ये सर्वे कराते हैं कि हर हलके के लेवल पे कौन सा उम्मीदवार जो है सबसे स्ट्रांग है। आपने देखा काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था नून लीग को कि इतना ज़्यादा टाइम तो इन्होंने टिकट्स देने के हवाले से किया। सबसे आखिर पे नून लीग ने जो है वो टिकट्स अनाउंस किए थे, गालबन 10 जनवरी को उन्होंने या 11 जनवरी को अनाउंस किए। तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने अपने टिकट्स के हवाले से हर हलके से जो है वो करवाया, सर्वे करवाया। जो विनिंग कैंडिडेट था उसको टिकट्स दिए गए। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, तलाल चौधरी की लॉयल्टीज़ आप नो डाउट, उसने नायली भी बर्दाश्त की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उसमें वो किया था कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो शायद उसकी पोजीशन वो इस तरह थी। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को उन्होंने अपने जो थे एक वो करके पीछे करके जो विनिंग कैंडिडेट्स थे उस हवाले से वो सर्वे की बुनियाद के ऊपर वो दिया। दूसरा ये सर्वे करवाते हैं जब ये इन्होंने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करनी होती है उससे बिल्कुल पहले, कि जो पब्लिक पल्स है वो क्या है, और इस हवाले से लोगों की जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है ना हल्का, ये वो सर्वेस होते हैं जो पब्लिक नहीं होते, ये इंटरनल पार्टी के लिए होते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे ये करवाते हैं नून लीग वाले, वो इलेक्शन से 3 से 4 दिन पहले और ये सर्वे कंपनियां करती हैं, ये कंपनीज करती हैं, लेकिन ये सर्वे उस तरह नहीं होते कि उनकी आप इंटेग्रिटी, इस पे जो है वो 2013 में भी इन्होंने सर्वे करवाया था और इनको यही 110-15 सीट्स का वो दिया था। फिर इन्होंने 2018 के इलेक्शंस में भी करवाया था जिसमें इनको 100 से 105 तक जो है वो दिया गया था जो उन कंपनीज की तरफ से कि आपके ये जीत सकते हैं। लेकिन 2018 के जो हालात थे वो आपके सामने हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने 84 सीट्स गालबन जीती थी जो कौमी असम्बली की थी। अब जो ये सर्वे करवाया गया है इनको 110 सीटें, और ये कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसों में भी दावा किया गया था कि हमें 110 सीट जो है वो जीतने की उम्मीद है पंजाब से। तो ये उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने वो किया है और 110 सीट्स का जो है इस पे इनको वो किया गया है। तो उसी बुनियाद पे आज जो इश्तिहारात थे, और फिर मैंने ये भी पूछा कि कौन कौन से पंजाब में 141 हल्के हैं टोटल कौमी असम्बली के हैं, तो ये 110 का कह रहे हैं, बाकी जो 31 हैं वो क्या और किस हल्के में जो है इनकी जो कमज़ोर पोजीशन है, जो इनकी सर्वे के वो हैं उसके मुताबिक जो ये पोठवार रीजन है इनको यहाँ से थोड़ी सी जो है वो शायद वो हारने के हवाले से है कुछ सीटों के ऊपर, और इसी तरह जनूबी पंजाब से भी कुछ ऐसे हलके हैं जहाँ से ये हार सकते हैं, और ये उनकी बुनियाद के ऊपर वो किया गया था। तो बहरहाल ये अब इलेक्शन में सिर्फ एक दिन रह गया, परसों इलेक्शंस हैं और शाम को इस टाइम तक जो है वो रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए होंगे।
तो ये तो देखेंगे। आपके पास एक खबर थी कि कोई सियासी जमात को बैन करने के सियासी नहीं सॉरी दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर एक जमात को बैन करने अच्छा, के हवाले एक तो ये है कि ये खबर मैं 2 लाइनों में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि वो वोट देने जाएं, अपना ज़रूर कास्ट ज़रूर करें, वो वोट कास्ट करें। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी जगह पे वो कोई लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कोई मारा मारी देखते हैं, तो फौरी पुलिस को इत्तला अवॉइड दें भी करना चाहिए और अवॉइड करें, अपनी भी जान बचाएं और लोगों की भी जान बचाएं। दूसरी बात यह है कि एक तंजीम है पाकिस्तान ईरान सरहद के ऊपर बड़ी सरगर्म रही है, ज़ैनबियून ब्रिगेड। ये अहले तशी के हवाले से ये था कि वो सीरिया और उसमें भी लड़ते 2011 में बड़ी एक्टिव थी ये तंजीम, अभी भी एक्टिव है। ज़ाहिर ऐसी के ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत जो है इसको हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया इसको बैन करने का। ये तंजीम जो है ये टारगेट किलिंग में और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है, फ़िरकावारियत के फ़िरका ऑफ कोर्स, यानी कि फ़िरका वाराना दहशतगर्दी में भी और अदरवाइज़ भी। तो 2011 में जब सीरिया का शाम का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इस तंजीम के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि ये पाकिस्तान से रिक्रूट लेके जाके सीरिया में इन्होंने लड़ाई में इस्तेमाल किए, ये इल्ज़ाम था। ठीक है, तो इसको अब बैन करने का फ़ैसला किया गया है। अब चूँकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अभी एक मैंने कल गुफ्तगू की थी, हल्का NA 46 से एक ही कैंडिडेट हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। अच्छा, और मरकज़ी मुस्लिम लीग वो है जिसके ऊपर जमात दावा और लश्कर तैयबा के यानी कि जो निकले हुए लोग हैं उनका सियासी एक वो जमात नहीं, ये अलग सियासी जमात है, ये टोटल अलग सियासी जमात है, लेकिन उससे निकले हुए जो लोग हैं वो हैं जी। तो उसके यहाँ पर चौधरी शफीकुर रहमान कैंडिडेट हैं NA 46 इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। अच्छा, 2 हलकों में जो 48 और 47 में इन्होंने मुस्तफा नवाज की हिमायत की है। अच्छा। पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे मैंने इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात की और बड़े अच्छे जवाब दिए। मेरे ख्याल में इसका जो मरकज़ी मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा शोर पाकिस्तान में भी है, लेकिन ज़्यादातर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर है। तो मैं हमारे जो देखने वाले हैं जो हिंदुस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड हैं, वो ज़रूर चौधरी शफीकुर रहमान की जो गुफ्तगू है सुने और देखें कि वो क्या कहते हैं। तो फ़िलहाल आप वो देखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइच के साथ, जो कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं हल्का NA 46 इस्लामाबाद से। मरकज़ी मुस्लिम लीग के बारे में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत सारे सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो कि अवाम की खिदमत करना चाहते हैं जमहूरियत के प्लेटफार्म से। तो आइए चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइच साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस्लामाबाद के हल्का NA 46 के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं, कुछ किया भी है या नहीं, और इनका बैकग्राउंड क्या है। शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। शफीक साहब, इस जमात को, जिस जमात के प्लेटफार्म से आप लड़ रहे हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग, उसके बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले आप ये बताएं कि इस्लामाबाद G13 में गालबन आप रहते हैं, तो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। NA 46 इस्लामाबाद का हलका है और इस हलके में हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया। मैं बुनियादी तौर पे इस हलके में अरसा 20 साल से मौजूद हूँ और मेरा यहाँ पे लोगों से ताल्लुक़ है और मैंने यहाँ पे अपनी NGO बनाई खिदमत कमेटी के नाम से, और हमने मुख्तलिफ़ रिलीफ़ के प्रोजेक्ट किए और यही वो प्रोजेक्ट थे जिसके ज़रिए हमारा लोगों से ताल्लुक़ बना। मुख्तलिफ़ कबीलों से, पठान बरादरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मुख्तलिफ़ जो कम्यूनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोकल NGOs हैं, उनसे हमारा ताल्लुक़ बना। तो ये एक मुसलसल एक ताल्लुक़ था। फिर हमने देखा कि भाई हम तो अपने इस अंदाज़ के ज़रिए या खिदमत के अंदाज़ के ज़रिए एक ख़ास हद तक चीज़ों को जो है ना यानी डील कर पा रहे हैं, मसाइल को हल कर पा रहे हैं। मसलन पानी का सबसे बड़ा इशू है NA 46 के अंदर 42 UC हैं। आप हैरान होंगे कि 42 UCs का एक ही मसला पानी नहीं है, भले वो F8 है या चौंतरा सन्याड़ी है या जनाब आगे जंगी सईद है, पानी नहीं है। तो हमने यहाँ पे 150 बोर करवा दिए, कुएँ खुदवाए, कहीं सोलर प्लांट लगा दिए, कुछ RO लगवा दिए, तो ये काम किया। इस तरह वहाँ पे दस्तरखान या बाकी चीज़ें, चूँकि गुर्बत बहुत है इस सारी UC में, इस सारे NA के अंदर 22 UCs हैं जो ग्रां हैं, दही आबादी है, आम दिहाड़ीदार लोग हैं, बेहद गुर्बत है। अब तरनावल इसके मज़ाफ़ात में जाएँ तो बहुत ही आपको अजीबोगरीब सूरत नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के फ़ैसला किया कि भाई क्यों ना सियासत के इस प्लेटफार्म में आया जाए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये सियासत का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसमें आप बहुत आगे बढ़ के ये खिदमत के काम कर सकते हैं। तो 2020 के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नामी एक जमात ये इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुई। खालिद मसूद संधू साहब इसके सदर हैं। तो उन्होंने आवाज़ा लगाया पाकिस्तान के अंदर कि भाई हमें ऐसे लोग चाहिए जो खिदमत के हवाले से अपना एक नाम और किरदार रखते हों, और कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमें इलेक्टेबल्स के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा चाहत नहीं है, हमें नेक नामी, किरदार और ख़िदमत। और मुझे अब आके समझ आ रही है कि वाक़तन उन्होंने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे लोग इकट्ठे किए अपने गिर्द। तो मैंने उनको देखा, पहले मैंने परखा कि इनके कौल के अंदर और इनकी बात के अंदर कितनी सदाकत है। तो मुझे नज़र आया कि पाकिस्तान में उन्होंने ऐसे किरदार ही ज़िम्मेदारियों के लिए चुने कि जो लोग वाक़तन अपना एक जो ना खिदमत का किरदार रखते थे। मैंने भी ज्वाइन कर लिया, हमें एक बेहतरीन मौका मिल गया अपनी पॉलिटिकल एफर्ट करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज इस मौके पे खड़े हैं कि एक ज़बरदस्त कैंपेन हमने लॉन्च की। कैंपेन कैसी चल रही है, लोगों का रिस्पांस कैसा है? लोगों का रिस्पांस जी बहुत शानदार है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे यही खिदमत की सियासत थी कि जिसकी वजह से लोगों ने देखा कि भाई इन लोगों का हमारे साथ ये ताल्लुक़ है। हम जाके गली मोहल्ले के मसले को, किसी का पानी नहीं है, पानी के हवाले से बात करते हैं, मेडिकल कैंप लगा देते हैं। अब उन गरीब आबादियों में जाके आप मेडिकल कैंप लगाएं, यकीन करें आप उन लोगों की खुशियाँ और उनके जो आपसे वाबस्तगी है ना, वो इतनी गहरी हो जाती है कि कोई और लोग इस अंदाज से नहीं करते। अच्छा ये बताएं शफीक साहब कि आपका जो इंतखाबी निशान तो कुर्सी है, ज़ाहिर आपकी जमात को मिला हुआ है, कुर्सी इक़्तिदार की कुर्सी है, सारे इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे है। खैर ये फरमाएं कि जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा, उससे भी आपका कोई ताल्लुक़ रहा है? जी, इसमें असल में ये सवाल हमसे पहले भी किया जाता है, लोग करते हैं। इसकी वजह ये है कि जमात-उद-दावा हो या फलाह इंसान फाउंडेशन हो, ये अपना खिदमत के हवाले से एक पूरा किरदार रखते हैं। और इस जमात ने चूँकि नारा ऐसा लगाया था कि कोई 20-25 लोग इस जमात के उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, तो यानी इसका उस तरह ताल्लुक़ नहीं है कि आप कहें कि ये कोई उसका हिस्सा है या कोई ऐसा मामला है। ये ज़रूर है कि उस जमात-उद-दावा के बहुत अहम लोग, बहुत अहम अकाबरीन भी कहा जा सकता है, चंद एक लोग, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को, सिर्फ ये देख के कि भाई अगर खिदमत का मौका मिल रहा है तो हम ये खिदमत का काम आगे बढ़ाएंगे। उन काबरीन में कोई जो चीदा हैं जो जिनके नाम कोई बताएं? जी, इसमें प्रोफेसर हाफिज़ तलहा सईद साहब हैं, जो हाफिज़ सईद साहब के बेटे हैं। सईद साहब का बेटे हैं। इसी तरह खालिद वलीद साहब हैं जो हाफिज़ सईद साहब के दामाद हैं। इसी तरह मुज़म्मल हाशमी साहब, डॉक्टर मुज़म्मल हाशमी साहब हैं। तो ये मुख्तलिफ़ लोग हैं। फैसल नदीम साहब हैं जो कराची से हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाक़तन खिदमत के अंदर अपना एक लोहा मनवाया, इलाकों में इतना काम किया कि इनकी मार्फत ही हो गई। तो ये बताएं कि आपने या जिन लोगों का नाम लिया, कभी हिंदुस्तान में या कश्मीर में जाके जहाद किया या अफ़गानिस्तान में? जी, मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ जी। मुझे यानी ऐसा कभी कोई जिहाद वाला तो खैर चैप्टर बिल्कुल नहीं है। तो अगर कभी इंडिया देखने का मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगा, चूँकि हमारे वहाँ पे असलाफ़ की बड़ी निशानी है जी, और बहुत कुछ वहाँ पे है जो देखने को दिल करता है। तो लेकिन इसके अलावा यानी कोई ऐसा मामला नहीं, ना कभी कश्मीर जाना हुआ, ना कभी इंडिया जाना हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं है जी। यानी कि अस्करियत पसंदी से आपका ताल्लुक़ नहीं है? जी जी नहीं, अस्करियत पसंदी से हमारा क्या ताल्लुक़ होना है। हम खिदमत वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 20 साल से इस्लामाबाद की आवाम मुझे जानती है, इनके दरमियान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये किरदार मौजूद है जी। अच्छा शफीक साहब, आखिरी सवाल ये बताइए कि जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा तो एक माजी का किस्सा हो गए, अब मरकज़ी मुस्लिम लीग है। मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत और आप लोग, हम तवक्को ये रखें कि आप सियासी मैदान में रहेंगे, या कहीं ये तो नहीं होगा कि एक दिन हमें पता लगे कि मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो सियासत से पीछे हट गई है या सियासी मैदान छोड़ रही है? जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, यानी मैंने जिस तरह बताया कि खालिद मसूद संधू साहब इसके सदर हैं, वो यानी बड़े सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े सोच समझ के ये जमात बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट करने के लिए बनी है। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा, इस जमात के प्लेटफॉर्म से ये सियासत खिदमत वाली करते रहेंगे, और अगर इन्होंने ख़त्म कर दी तो फिर कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफीक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, एक बड़ी डिफरेंट कहानी है जो पूरी दुनिया बात कर रही है, और जो एक्चुअल रियलिटी है ये आपके सामने इनकी गुफ्तगू आई है। हम इनसे मुस्तकबिल में भी राब्ते में रहेंगे और आपको इस जमात के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी बताया करेंगे। इस्लामाबाद के ये
कैंडिडेट हैं, बड़े दिलचस्प कैंडिडेट हैं। नतीजा आएगा और पता लगेगा कि जो इनकी जमात है उसका मुस्तकबिल क्या है और कब तक ये मैदान में है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मजहबी सोच कर रखने वाले लोग जो हैं वो भी सियासी मैदान की तरफ रुजू कर रहे हैं।